नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले की नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने किया जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय का उद्घाटन। आईजी वाई पूर्ण कुमार के प्रकरण पर कार्यवाही न होने पर भड़की बसपा। नीमा ने सामाजिक संदेश के साथ मनाया भगवान धन्वंतरि दिवस। शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियां जरूरी, कहा सीटीएम अनिल कुमार। पूर्वोत्तर राज्यों के बच्चों के साथ मनाया दीपावली मिलन। भिवानी के रोहतक गेट पर डॉक्टर नवीन द्वारा समर्पण चैरिटेबल ब्लड सेंटर का शुभारंभ। दवा विक्रेता संघ की कार्यकारिणी का हुआ गठन। बेटी के जन्म पर माता को किया जा रहा सम्मानित। फसल अवशेष प्रबंधन पर शुरू हुआ 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस के नवनियुक्त शहरी जिला अध्यक्ष प्रदीप गुलिया के सम्मान समारोह में पहुंचे सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में हरियाणा विकास के क्षेत्र में नंबर 1 पर था, लेकिन अब प्रदेश बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध व नशाखोरी में अव्वल नंबर पर पहुंच गया है। इस अवसर पर सांसद हुड्डा ने प्रदीप गुलिया को बधाई दी। सांसद ने जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय का उद्घाटन करके प्रदीप गुलिया को कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बढ़ाने के लिए गाड़ी भेंट की। वहीं विधायक राजवीर फरटिया और कांग्रेस नेता धीरज सिंह व अशोक बोनीवाला ने गुलिया को सम्मानित किया। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय का उद्घाटन किया और भिवानी के नवनियुक्त जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप गुलिया को शुभकामनाएं दी। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ भिवानी में संगठन की मजबूती के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले 11 वर्षों में कोई काम नहीं किया, हरियाणा को विकास की पटरी से ही नहीं उतारा, बल्कि हरियाणा की राजनीति को ही पटरी से उतार दिया। सांसद ने कहा कि सत्ता पक्ष ना भूले कि हरियाणा में बराबर का विपक्ष है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस पार्टी से मात्र आधा प्रतिशत वोट अधिक मिला है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सड़क से सदन तक जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने कहा कि जो हरियाणा 2014 तक विकास के हर पैमाने पर नंबर 1 था, जिसे देश का सबसे शांतिपूर्ण राज्य माना जाता था, अन्य प्रदेशों में यहाँ की कानून व्यवस्था की मिसाल दी जाती थी, उसे भाजपा सरकार ने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, नशाखोरी में अव्वल राज्यों के कतार में पहुंचा दिया है। ये जो आज कार्यक्रम था, इनके कार्यकाल का शुभारंभ का भी आप कार्यक्रम इसको माने। तो ये जो सबने स्वागत समारोह किया, सारे शहरवासी आए, बाकी विधानसभा क्षेत्रों से भी बहुत बड़ी संख्या में आपने इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने जिस रुचि से आकर, जिस भावना से आशीर्वाद दिया हमारे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष प्रदीप गुलिया जी को, ये बहुत अच्छा शुभ संकेत है कांग्रेस पार्टी के लिए। इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, इनको शुभकामनाएं देते हैं और हमें विश्वास है कि इनके नेतृत्व में सभी का मान सम्मान करके चलेंगे और सभी मिलकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। भाजपा सरकार तीसरी टर्म का 1 साल पूरा हुआ, तो कैसे देखते हैं? देखिए, इनका तो रिपोर्ट कार्ड जो आप ये देख रहे हैं, 6 दिन से एक एडीजीपी रैंक के आईपीएस अधिकारी की डेड बॉडी पड़ी, जिनको अभी तक न्याय नहीं मिला। उनका परिवार आज तक न्याय की गुहार कर रहा है देश से, देश की सरकार से, लेकिन सरकार ने अभी तक जो न्याय दिलाना चाहिए था वो न्याय नहीं दिलाया है। तो ये इनका रिपोर्ट कार्ड है भाजपा की नीतियों का, क्या देश में माहौल बन रहा है। तो आप देख सकते हैं देश के अंदर किस तरह की स्थिति इनकी नीतियों के कारण बन रही है। आज भाजपा के नेतृत्व को आत्ममंथन करना चाहिए, जो देश का माहौल खराब हो रहा है। जब भारत देश में कानून अगर आपने पढ़ा हो, आप पूरी जिम्मेदार पत्रकार बने। कानून के अंदर यदि सुसाइड का मामला हो, आत्महत्या का मामला हो, तो उस आत्महत्या के मामले में जो सुसाइड नोट
उसके आधार पर एक कार्रवाई हो, जांच हो। जांच में दूध का दूध, पानी का पानी, जो भी दोषी जांच में पाया जाए उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये कानून का तकाजा है। कोई बेगुनाह, कोई निर्दोष उस जांच में पाया जाए तो उस पर आंच ना आए, ये भी सुनिश्चित किया जाए। लेकिन जांच न्याय संगत हो। जनता में संदेश नहीं जाना चाहिए कि वो जांच कोई प्रभावित कर पाए। जब हमारी सरकार थी उस समय भी इस तरह का एक प्रकरण आया था। उस मामले में गृह मंत्री जो उस समय के थे उन पर इस प्रकार के आरोप लगे थे और एक सुसाइड नोट के माध्यम से आरोप लगे थे। एक हमारी उस समय की एक बेटी ने एक सुसाइड नोट के माध्यम से, उसके बाद तो तुरंत आपको याद होगा न सिर्फ उनको पद मुक्त किया गया था, लेकिन उस पर पूरी कानूनी कार्रवाई उस समय की सरकार ने करवाने का कार्य किया। तो ये उसके बाद जांच में क्या बातें आई, क्या आई, वो जांच का विषय। लेकिन 6 दिन से जिस तरह की न्याय की आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार की आत्महत्या मामले को लेकर बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बसपा के प्रदेश सचिव जोगिंदर कायला ने सरकार पर जातिवाद के आरोप लगाए। प्रदेश सचिव जोगिंदर और भिवानी जिला प्रभारी राम सिंह ने कहा कि यह केवल एक ईमानदार अधिकारी की व्यक्तिगत त्रासदी नहीं, बल्कि प्रशासनिक ढांचे के भीतर फैले जातिगत भेदभाव और अवमानना का आईना है। बसपा कार्यकर्ताओं ने इस मामले में निष्पक्ष जांच करवाने के लिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा। आईजी वाई पूर्ण कुमार की आत्महत्या मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। बसपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सचिव जोगेंद्र कायला के नेतृत्व में और जिला अध्यक्ष प्रदीप रंगा की अध्यक्षता में प्रदर्शन किया तथा नारेबाजी करते हुए लघु सचिवालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम मांग पत्र सौंपा। प्रदर्शन के दौरान बसपा प्रदेश सचिव जोगेंद्र कायला ने कहा कि एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और अनुशासित अधिकारी को केवल इसलिए मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी क्योंकि वह अनुसूचित जाति वर्ग से था। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के संरक्षण में जातिवादी मानसिकता प्रशासन के उच्च स्तर तक घर कर चुकी है। उच्चाधिकारियों और राजनीतिक शक्तियों द्वारा बनाए गए अत्यधिक दबाव और अन्यायपूर्ण व्यवहार ने एडीजीपी को आत्महत्या जैसे कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। बसपा जिला अध्यक्ष प्रदीप रंगा ने कहा कि एडीजीपी आत्महत्या मामले की जांच करने की बजाय भाजपा सरकार इसे राजनीतिक रूप दे रही है। उन्होंने कहा कि यह हरियाणा सरकार के लिए शर्म की बात है कि इतने बड़े स्तर का अधिकारी आत्महत्या कर रहा है तो आम आदमी कहां तक सुरक्षित है। आज विशेष रूप से परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी, राष्ट्रीय अध्यक्षा बहुजन समाज पार्टी के निर्देशानुसार, आदेशानुसार आज पूरे देश में हरियाणा के अंदर जो विशेष रूप से एक बहुत बड़े अधिकारी एडीजीपी रहे हमारे वाई पूर्ण कुमार जी की निर्मम जो हत्या हुई है, क्योंकि हम इसको हत्या ही कहेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी साजिश रची गई जिसके कारण उनको आत्महत्या करनी पड़ी। और उन्होंने अपने डाइंग लेटर में जो अंतिम शब्द लिखे हैं उनमें साफ तौर पर हरियाणा के डीजीपी, हमारे जो एसपी हैं, आईपीएस लॉबी, आईएएस लॉबी, तमाम जो 13 नाम उन्होंने अपने लेटर के अंदर लिखे हैं। तो जब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक बहुजन समाज पार्टी रोड से लेकर के संसद तक इस परिवार के साथ खड़ी है और अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए आज उसी कड़ी में भिवानी के अंदर जिला हेडक्वार्टर पर हमने उपायुक्त महोदय जी के नाम से हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन भेजने का काम किया है। ये दुनिया का, पूरी दुनिया का एक ऐसा देश है कि जिसमें जन्म लेते ही ये सिद्ध हो जाता है, ये फिक्स हो जाता है, ये तय हो जाता है कि इस आदमी के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। उसको प्रतिष्ठा दी जाएगी, उसको सत्ता दी जाएगी, उसके प्रतिष्ठा दी जाएगी। ये उसी टाइम पर जब वो जन्म लेता है ये उसका फिक्स हो जाता है। इसके साथ दूसरी तरफ इस आदमी के साथ कितना अन्याय किया जाएगा, कितनी असमानता बरती जाएगी, कितना इसके साथ जो है इसकी गरिमा को गिराया जाएगा, कितना इसके साथ जो है गालियां गलौज की जाएंगी, कितना इसको प्रताड़ित किया जाएगा, ये जन्म के ही सिद्ध हो जाता है। आज का प्रदर्शन जो किया गया है, किस तरह से देख रहे हैं आज के प्रदर्शन को? ये हमारा रोष है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो एपिसोड है
वो जाति आतंकवाद का ये जो है कॉन्सेप्ट पे है, जाति का आतंकवाद। एक आदमी को जो आईपीएस है, आईएएस है बनने के लिए करोड़ों बच्चों के, करोड़ों लोगों का जो सपना होता है, उसने कितनी कोशिश की होगी एक आईपीएस बनने की, आईएएस बनने की, और उसके सपनों को जो है किस तरह से जब वो आईपीएस बना है तो उसके साथ कितना अन्याय हुआ है। नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा धन्वंतरी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विधायक घनश्याम सर्राफ ने मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक थे। जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर रश्मि शर्मा विशेष रूप से मौजूद रही। इस अवसर पर नीमा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रवर्तक और चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं। भगवान धन्वंतरी भगवान विष्णु के रूप माने गए हैं। धनतेरस के दिन उनकी विशेष पूजा की जाती है। नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन द्वारा धन्वंतरी दिवस मनाया गया। इस मौके पर विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि नीमा के सदस्य सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धांत पर समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का कम पैसों में उपचार करते हैं, ताकि समाज के अंतिम कड़ी में खड़े व्यक्ति को भी चिकित्सा करवाने में दिक्कत न हो। जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक ने सभी को भगवान धन्वंतरी दिवस पर और दीपावली की शुभकामनाएं दी। स्वदेशी सामान प्रयोग करने का आह्वान किया तथा कहा कि अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है तो हमें स्वदेश में बने सामान को प्राथमिकता देनी होगी। वहीं नीमा भिवानी जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रवर्तक व चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं, जिनकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई। नीमा के संरक्षक डॉक्टर आर.बी. गोयल ने भ्रूण हत्या न करने की सभी चिकित्सकों को शपथ दिलवाई। वहीं जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर रश्मि शर्मा ने आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पंचकर्म विधि से असाध्य रोगों का इलाज बड़ी सहजता से किया जा सकता है। आज लॉर्ड धन्वंतरी भगवान धन्वंतरी जी का दिवस है। ये हमारे मेडिकल एसोसिएशन के कई डॉक्टर मिलके इनका बर्थडे बना रहे हैं। मैं इन सबको बधाई देता हूँ कि किस प्रकार से आप लोगों ने काम शुरू किया और उस काम के अंदर क्या क्या चीज़ें सामने आई, ये सब देख के इन्होंने बहुत ही इलाज करते हैं। बच्चे भी पैदा करवाते हैं, किसी की कोई बीमारी होती है तो सबसे पहले हमारे डॉक्टर्स यही काम आते हैं जो मोहल्ले में फैमिली फिजिशियन, हम तो बोल दिया भाई मन से बोल दिया मैंने। आपका भी रहा होगी ना, आपकी फैमिली का भी मन तो कह रहा है जी। हमारी सरकार तो वे बहुत ज़्यादा इन व्यक्तियों के लिए काम कर रही है, और जो गरीब गुरबा परिवार थे उनको आयुष्मान में लेके उनको 5 लाख तक का फ्री इलाज करने की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने की, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने 70 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति है उसको 5 लाख का बीमा सुनिश्चित। बिल्कुल, अगर बात संभाल क्या कहना चाहिए इस प्रकार की ऐसे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी के आह्वान के बाद बच्चियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज एक बार और झटका मारेंगे तो हम बैलेंस में आ जाएंगे। बच्चे, हमारी बच्चियाँ एक रेशो में आ जाएंगी। इसके लिए हमारा प्रयास है, हम बार बार में ये प्रयास कर रहे हैं। मंत्री जी की जन्म दिवस को आज नीमा द्वारा यहाँ पर एसोसिएशन द्वारा मनाया गया, और यहाँ पर सभी डॉक्टर्स ने आयुर्वेद के लिए और ऐसे मैसेज देने का प्रयास किया है। सब लोगों ने एक सूत्र में बनकर पूरा भिवानी जिले के सभी डॉक्टर्स, महिलाएं भी यहाँ पर आई हुई थी और एक अच्छा मैसेज देने का काम किया है। सभी डॉक्टरों ने यहाँ पर शपथ दिलवाई है भ्रूण हत्या के खिलाफ, और जो जितने भी यहाँ पर बच्चे थे, पार्टी के हमारे कार्यकर्ता भी आए हुए थे, सब लोगों ने एक अच्छा मैसेज देने का काम किया है। और जिस प्रकार का कार्य हमारे आयुर्वेद के डॉक्टर, BMS डॉक्टर जो कर रहे हैं, बड़ा सराहनीय कार्य है। इस कार्य में हमारे डॉक्टर विनोद अंचल जी, डॉक्टर राजेश शर्मा जी जैसे बहुत अच्छे वरिष्ठ डॉक्टर हैं, जिन्होंने कन्याओं के जन्म के लिए कुछ विशेष करने का अपने हॉस्पिटल में काम किया है, जिन्होंने
गीता का जो जैसे एक डॉक्टर अंचल जी के पास मैं गया हूँ, वहाँ पर बड़ा अच्छा काम करने का इन्होंने एक ऐसा अनुभूति होती है वहाँ पर जाकर कि मरीज को रिलैक्स सा महसूस होता है। शाखा नीमा के द्वारा धन्वंतरी दिवस मनाया गया, जिसमें आज हमारे मुख्य अतिथि माननीय घनश्याम सराफ जी MLA भिवानी, हमारे विशिष्ट अतिथि श्री वीरेंद्र कौशिक जी जो हमारे अध्यक्ष है बीजेपी के वो, और डॉक्टर रश्मि डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिसर भिवानी, डॉक्टर राकेश खटक जो हमारे डिप्टी सिविल सर्जन हैं, ये थे। आज जो भगवान धन्वंतरी दिवस का जो हमारे आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं, उनके जन्म दिवस के ऊपर आज यह सभी नीमा के एसोसिएशन द्वारा बड़े उत्साहपूर्ण जो आज हमारा धन्वंतरी दिवस मनाया गया। संकल्प लिया? आज हमने संकल्प लिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आज संकल्प दिलाया गया कि सभी ने आज ये शपथ ली, सभी डॉक्टरों ने अपने नाम से शपथ ली, विधायक जी ने, वीरेंद्र कौशिक जी ने, बीजेपी अध्यक्ष ने, DO ने, सब ने अपने स्थान पर खड़ा होकर शपथ ली कि हम कोई भी कन्या भ्रूण हत्या में किसी तरह सम्मिलित नहीं होंगे। जिला बाल कल्याण परिषद के द्वारा बाल भवन में जिला स्तरीय बाल महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव का शुभारंभ नगराधीश अनिल कुमार ने किया। नगराधीश ने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित करवाना महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि 17 अक्टूबर तक होने वाली प्रतियोगिताओं को 4 समूहों में बांटा गया है, जिनमें अलग अलग कक्षाओं के बच्चों के द्वारा भाग लिया जाएगा। बाल भवन में जिला स्तरीय बाल महोत्सव कार्यक्रम में नगराधीश अनिल कुमार ने विभिन्न प्रतियोगिताओं का अवलोकन कर विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया। नगराधीश अनिल कुमार ने कहा कि बच्चों को बाल कल्याण परिषद द्वारा जो मंच उपलब्ध करवाया गया है, वह बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति प्राचीन और समृद्ध है, प्रतियोगिता में भाग लेना ही अहम और महत्वपूर्ण होता है। बच्चे बचपन से ही अपनी प्रतिभा को निखार कर जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि जिला बाल कल्याण परिषद द्वारा 13 से 17 अक्टूबर तक बाल दिवस समारोह के उपलक्ष्य में विभिन्न प्रतियोगिताओं को 4 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। प्रथम समूह में 5वीं कक्षा तक, दूसरे समूह में 6 से 8वीं तक, तीसरे समूह में कक्षा 9 से 10 तक और चौथे समूह में कक्षा 11 से 12 तक के छात्र शामिल हैं। इस दौरान सामूहिक डांस, रंगोली प्रतियोगिता और क्ले मॉडलिंग का आयोजन किया गया। बाल कल्याण परिषद द्वारा पूरे हरियाणा में हर जिले में प्रोग्राम कराए जा रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे अभी देखा मैंने कि क्ले मॉडलिंग और उसके अलावा भी जो रंगोली वगैरह उसके कंपटीशन हो रहे हैं। तो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। क्रिएटिविटी बच्चों में इंस्टिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये सभी कंपटीशन इसी दिशा में कराए जा रहे हैं। बच्चों को मानसिक बात करें, इस तरह की एक्टिविटी सुपरवाइज करते हैं, क्योंकि पढ़ाई का बच्चों के पहले प्रेशर होता है। जैसे कि आपने बताया कि बच्चों को पढ़ाई का बहुत प्रेशर रहता है, और जैसा मैंने बोला कि सर्वांगीण विकास के लिए, बच्चों के मानसिक विकास के लिए, मानसिक शांति के लिए, उसके लिए ये सब प्रोग्राम बहुत हेल्प करते हैं। और हम भी जिसकी जो हॉबी होती है तो वो उस आदमी को एक आरामदायक अनुभव कराती है, और अपना जो साथ का है पढ़ाई का है फिर उसमें और मदद होती है उस चीज़ से कि किसी कुछ भी हॉबी है, कुछ खेलना है, रंगोली है, पेंटिंग है, ये सब चीज़ें। तो सर्वांगीण विकास के लिए और उसके संदर्भ में ये सब बहुत मददगार होता है। बच्चों ने जिस तरह से अपनी प्रतिभा दिखाई है, रंगोली की उपायुक्त एवं अध्यक्ष जिला बाल कल्याण परिषद श्री साहिल गुप्ता जी के दिशा निर्देश में ये प्रतियोगिताएं 13 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक करवाई जा रही हैं। इन प्रतियोगिताओं में हम पूरे जिले के बच्चों को इसमें पार्टिसिपेशन के लिए हमने इनवाइट किया है, जिसमें सरकारी स्कूल के बच्चे भी होंगे और प्राइवेट स्कूलों के बच्चे भी होंगे। टोटल 46 प्रतियोगिताएं इन 5 दिनों के अंदर करवाई जाएंगी। 13 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक ये प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। इन प्रतियोगिताओं में जो जिला स्तर पर विजेता बच्चे होंगे उनको बाल दिवस पर माननीय उपायुक्त महोदय इन बच्चों को अपने हाथों से सम्मानित करेंगे। जो बच्चे जिला स्तर पर विजेता होकर जाएंगे डिवीजन लेवल पे, वो बच्चे उसके बाद डिवीजन पे विजेता होंगे। डिवीजन पे विजेता होने के बाद जो बच्चे राज्य स्तर पे जाएंगे उनको माननीय गवर्नर साहब स्टेट लेवल पे सम्मानित करेंगे। बनवासी कल्याण आश्रम में एक दिया बनवासी के नाम दीपावली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्वोत्तर राज्यों के विद्यार्थियों ने आगंतुकों के सम्मान में स्वागत गीत प्रस्तुत किया। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रदीप बंसल ने भगवान राम के जीवन चरित्र पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आश्रम में समय समय पर सामाजिक कार्यक्रमों से बनवासी बंधुओं को समाज के साथ जोड़ने का सराहनीय कार्य किया जाता है। वनवासी कल्याण आश्रम के प्रांगण में
एक दिया वनवासी के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्वोत्तर राज्यों से आए कल्याण आश्रम में रहने वाले बच्चों ने कक्ष सज्जा प्रतियोगिता के चलते अपने अपने कक्ष को बड़े ही सुंदर तरीके से सजाया और आश्रम प्रबंधन द्वारा सबसे सुंदर सजे हुए कक्ष को प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने पर पुरस्कृत भी किया गया। वहीं इस अवसर पर अनेक अतिथिगणों ने कल्याण आश्रम से जुड़ने के बाद अपने अनुभव साझा किए। उत्तर क्षेत्र नगरीय प्रमुख जय भगवान शर्मा ने वनवासी कल्याण आश्रम और वनों में रहने वाले 12 करोड़ वनवासी बंधुओं के जीवन के बारे में संक्षिप्त रूप से प्रकाश डाला। वहीं विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रदीप बंसल ने भगवान राम के जीवन से संबंधित प्रसंग सुनाकर रामानंद सागर की रामायण याद दिला दी। प्रांत उपाध्यक्ष अशोक जिंदल ने कहा कि कल्याण आश्रम में समय समय पर इस तरह के सामाजिक कार्यक्रम किए जाते हैं जिनमें अधिक से अधिक समाज के लोगों का जुड़ाव हो और आश्रम से जुड़कर वनवासी बंधुओं के सहयोग हेतु अधिक से अधिक समाज के लोग यहाँ आए। वनवासी कल्याण आश्रम एक अखिल भारतीय संस्था है जो पूरे देश में रहने वाले 12 करोड़ वनवासी समाज के उत्थान के लिए काम कर रही है। भिवानी में ये बच्चे हमारे पास नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, उधर नॉर्थ ईस्ट से आते हैं पढ़ने के लिए। हलवासिया वेस्ट मॉडल और उधर कैरियर, लिटिल हार्ट, इन स्कूलों में जाते हैं। पूर्वोत्तर का जो बच्चा है उसको अपने यहाँ के भी तीज त्योहार की जानकारी हो, इसलिए हम दिवाली मिलन, होली मिलन, रक्षाबंधन, इस प्रकार के त्योहार आयोजित करते हैं। आज का जो दिवाली मिलन का कार्यक्रम है इसमें हमने नगर से भी कार्यकर्ताओं को सह परिवार बुलाया है। वो बच्चों के साथ आ करके आपस में मिल करके एक दीप वनवासी के नाम जला करके उस वनवासी बंधु को शुभकामनाएं दें। तो आज नगर से जो बंधु आए हैं वो इन बच्चों को एक अभिभावक के नाते अपना स्नेह, अपना प्यार प्रदान करें और ये बच्चे उससे ऊर्जा लेकर के देश समाज के लिए काम करने की प्रेरणा लें। आज एकलव्य छात्रावास में दीपावली के उपलक्ष्य में हमने परिवार मिलन का एक कार्यक्रम रखा जिसमें समाज से जो हमारे सहयोगी हैं और जो आगे हमें सहयोग कर सकते हैं, किसी भी तरीके से संस्था के साथ जुड़ सकते हैं, ऐसे कुछ परिवारों को हमने इनवाइट किया है। वो आज आए हैं। सभी वो परिवार आकर के एक दीप प्रज्वलित करेंगे भारत माता के सामने और सब मिलकर के दीपावली का जो त्यौहार है उसको मनाएंगे। यहाँ पे जो बच्चे रह रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट से जो बच्चे आए हैं, उन्होंने अपने अपने रूम की सज्जा की है। सज्जा यहाँ जो होती है बिल्कुल कम से कम खर्चे में पेपर से, पेड़ पौधों के पत्तों से बच्चे सज्जा करते हैं। ऐसा नहीं है कि बाजार से कोई बहुमूल्य वो ले करके उसके द्वारा सज्जा करते हैं। वो कम से कम खर्चे में सज्जा करते हैं और जो परिवार शहर से आए हैं वो उसमें प्रथम, सेकंड और थर्ड जो निकालेंगे उनको हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये कार्यक्रम हम हर साल करते हैं। दीपावली के अवसर पर समर्पण ब्लड सेंटर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ब्लड सेंटर के संचालक डॉक्टर नवीन ने बताया कि किसी विशेष दिन को यादगार बनाने का श्रेष्ठ तरीका रक्तदान करना है। रक्तदान करने से हमारे खून के रिश्ते बनते हैं और शरीर में अनेक बीमारियां भी दूर होती हैं। उन्होंने कहा कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कम से कम वर्ष में 3 बार रक्तदान करना चाहिए। समर्पण चैरिटेबल ब्लड सेंटर में पहली बार रक्तदान हुआ। संचालक डॉक्टर नवीन ने बताया कि रक्तदान करने से बड़ा कोई विधान नहीं होता। समर्पण चैरिटेबल ब्लड सेंटर के संचालक डॉक्टर नवीन ने कहा कि यदि हर व्यक्ति वर्ष में कम से कम 3 बार रक्तदान करे तो अनेक जिंदगियों को बचाया जा सकता है। उन्होंने भिवानी ही नहीं पूरे हरियाणा के सभी रक्तवीरों और रक्तदाताओं के स्वस्थ और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए यह संकल्प दोहराया कि वे जीवन भर सामाजिक हित में कार्य करते रहेंगे। इस अवसर पर ब्लड सेंटर के प्रतिनिधियों ने उनके इस सतत प्रयास की सराहना की। दान है। आज ये बच्चों ने आज इस ब्लड बैंक का उद्घाटन किया है। मैं इनको पहले तो सबसे पहले इस नेक काम के लिए बधाई देता हूँ। इससे बड़ा कोई नेक काम नहीं है। जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तब पता चलता है खून से मूल्यवान वस्तु आज के दिन कोई नहीं है। जब इसकी ज़रूरत होती है तब इसकी अहमियत का पता चलता है। और मेरा ये मानना भी है, हमारी जाति है 4 तरह का ब्लड ग्रुप है। ए ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और मुस्लिम है, कोई ईसाई है, चाहे कोई हिंदू है, कोई बौद्ध है, कोई जैन है। ब्लड ग्रुप इनसे अलग नहीं हो सकता है। ये परमात्मा का बनाया हुआ वर्गीकरण है और इससे हम अछूते नहीं है।
जब भी किसी की जान खतरे में आती है तो अपना समकालीन ही ब्लड ग्रुप उसको लगता है। तो इस शुभ कार्य पे इन बच्चों की मैं हौसला अफजाई करता हूँ और इस नेक काम के लिए परमपिता परमात्मा से इनके लिए आशीर्वाद की कामना करता हूँ। ये आगे बढ़े और इनको भी कहूँगा इसको कमर्शलाइज ना करें। मेरी सलाह भी रहेगी, जिसके लिए ज़रूरतमंद है, जिस नेक काम से मिलता है उसके लिए करें। एक दिन 2 दिन बाद मैं भी एक 100 जो है ब्लड यूनिट्स का एक कैंप आयोजित कर रहा हूँ, जो हर साल करता हूँ मेरे पिताजी की पुण्यतिथि पे, और ये मेरा अपना एक पैशन भी है। जब मैंने इसकी अहमियत जानी तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। आप हमें सबको इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। मैं खुद 50 बार से ज़्यादा अपना रक्तदान कर चुका हूँ और रक्तदान से हमें बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। 36 घंटे में आपका 90% से ज़्यादा जो है लगभग सा रिकवर हो जाता है, जो मेरे को फील हुआ। तो इसको मैं कोई साइंटिफिक रिपोर्ट नहीं बताता हूँ, लेकिन इसे किसी प्रकार की कमजोरी मैंने कभी महसूस नहीं की। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से हिस्सा लेना चाहिए और मानवता की सेवा करनी चाहिए। इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और नवीन, इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अपने काम में नेक काम में आगे बढ़ता रहे और दिन दुगनी रात चौगनी। समर्पण चैरिटेबल ब्लड सेंटर का आज उद्घाटन हुआ है, जिसमें आनंद शर्मा जी HPSC मेंबर यहाँ पे पहुंचे थे उद्घाटन में। और हमारे ब्लड बैंक का मोटिव ये रहेगा कि जितने भी थैलेसीमिया के बच्चे पेशेंट जो भी हैं, हम उनको विद फिल्टर बैग प्रोवाइड करवाएंगे विदाउट ऑफ कॉस्ट। और उसके बाद जो भी पुअर पेशेंट जो भी रहेगा भिवानी में या बाहर से, जो भी हमारी हेल्प जितनी भी होगी हम उससे ज़्यादा करेंगे। किसी को हम हर तरह से 100% वॉलंटरी ब्लड यहाँ पे डोनेट करवा के और उसी से हम सेवाएं देंगे पूरे भिवानी के अंदर। हमारे ब्लड बैंक की कंप्लीट सेवा रहेगी विद कंपोनेंट्स। और 24 आवर्स यहाँ पे सहयोग रहेगा, पूरे स्टाफ का रहेगा। श्री जी एजुकेशन वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट इसको रन कर रही है, मैं उसका चेयरमैन नवीन कुमार जी। और 24 आवर्स मेरे नंबर अवेलेबल रहेंगे पूरे भिवानी के लिए, या जहाँ भी जिसका भी रिक्वायरमेंट रहेगी, जिस भी हॉस्पिटल को जैसे भी सपोर्ट चाहिएगी हम फुल सपोर्ट देंगे, पेशेंट के लिए देंगे। और इसमें ना अगर किसी को कोई भी शंका या कुछ भी हो तो आप मेरे से कांटेक्ट करिए। 24 आवर्स में मैं आपके पूरे भिवानी सहयोग में रहूँगा। और हमारे जितने भी मित्र साथी हैं, NGO जितनी भी हैं भिवानी में, और मेरे पास जो पहुंचे हुए हैं रवि मित्तल जी हैं और सुरेश सैनी जी ने सहयोग किया है। जितनी भी NGO सबका सहयोग मेरे साथ है और आ रहे हैं, जिनका सहयोग मिलेगा हमें सबका धन्यवाद दिल से करेंगे। लोहारू, तोशाम, बहल, सिवानी और बुआनीखेड़ा के दवा विक्रेता संघ ने पुरानी कार्यकारिणी को आगामी सत्र के लिए पुनः मनोनीत कर दिया है। बैठक में उपस्थित डॉक्टर नीतीश गोयल व डॉक्टर मान सिंह ने कहा कि चिकित्सक और फार्मासिस्ट एक दूसरे के पूरक हैं। रोगी को राहत पहुंचाने में दोनों की अहम भूमिका होती है। जिला दवा विक्रेता संघ की आम बैठक में लोहारू, तोशाम, बहल, सिवानी, बवानीखेड़ा, मुंडाल समेत जिला भर के संघ के संबंधित सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में सर्वसम्मति से कहा गया कि चिकित्सक व फार्मासिस्ट एक दूसरे के पूरक हैं। रोगी को राहत पहुंचाने में दोनों की भूमिका अहम है, इसलिए मिलकर काम करेंगे ताकि रोगियों को गुणात्मक लाभ मिल सके। इस बैठक में जिला दवा विक्रेता संघ के पूर्व अध्यक्ष बलराज सिंह वासन को सम्मानित किया गया। बैठक में संघ के सदस्यों के अलावा कार्यकारिणी सदस्य भी उपस्थित रहे। दवा विक्रेता संघ के अध्यक्ष संजय कानोड़िया, महासचिव अशोक गोयल ने कहा कि दवा विक्रेताओं के कल्याण के लिए वे सदैव तत्पर रहेंगे और सदस्यों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करवाएंगे। मैं सबसे पहले तो मैं डॉक्टर नितेश गोयल, आयुष्मान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ से फार्मासिस्ट एसोसिएशन जी के प्रधान एवं आदरणीय गोयल साहब जी, इनका सबसे पहले तो आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने इतना बड़ा मंच तैयार किया और यहाँ पर सभी भिवानी के सभी फार्मासिस्ट दूर दूर से बहल, सिवानी, तोशाम, लोहारू की तरफ से सबको यहाँ पे आमंत्रित किया एक मंच में। और यहाँ पर उन्होंने अपने गाइडेंस के अंदर और प्रधान जी जो अध्यक्ष महोदय हैं उनके अंदर एक मंच तैयार करके सभी को अपनी एक विचारधारा और एक अच्छी सोच के तहत सबको आमंत्रित करके और एसोसिएशन को आगे बढ़ाने के लिए कार्यबद्ध हुए। मैं एज ए यहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे या बच्चों के रूप में इनके पास आज आमंत्रित हुआ हूँ और मैं एक आह्वान करता हूँ कि जो हमारे भिवानी में IMA एसोसिएशन है, सभी डॉक्टर्स हैं और सभी फार्मासिस्ट हैं, सभी एक छत के नीचे काम करें। जी प्रधान जी। सर, ये हमारी जो आज की बैठक थी ना, ये थी केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट सोसाइटी और डिस्ट्रिक्ट भिवानी केमिस्ट ड्रगिस्ट एसोसिएशन की इसी मेंबर्स की, इसी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं हमारे और लोकल मेंबर्स हैं हमारे। अच्छा, माननीय डॉक्टर साहब हमारे, ये भी हमारे सदस्य हैं और डॉक्टर मान सिंह हैं और सर्वोदय से डॉक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल आए थे, वो चले गए हैं इसी वजह से।
हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि हमने समाज की सेवा करनी है। और डॉक्टर साहब को इसलिए बुलाया गया था कि डॉक्टर और केमिस्ट का एक जो है ना सोनी रामन का साथ होता है, और डॉक्टर साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। अच्छा, टेस्टिंग की बात यह है कि भिवानी के लोगों को टेस्टिंग के लिए बाहर जाना पड़ता था। अब डॉक्टर मान सिंह बताएंगे कि उन्होंने सारा टेस्टिंग की फैसिलिटी यहीं दे दी है और पूरी सुविधा बड़े तरीके से देंगे वो, और नॉमिनल रेट्स पे देंगे। किसी को कभी फिर भी कोई शिकायत हो तो हमें बताओ, हम तैयार हैं। अंचल अस्पताल के द्वारा अनन्या बेटी शगुन योजना के तहत बेटियों के जन्म पर उनके परिवारों को सम्मानित करने के सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। बेटी के जन्म पर उत्तम नगर निवासी प्रियंका ने गाजे बाजे के साथ बेटी का सम्मान करके समाज के सामने सराहनीय उदाहरण पेश किया है। डॉक्टर अनीता अंचल ने कहा कि हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है कि अब लोग बेटी के जन्म को उत्सव के रूप में मना रहे हैं। अंचल अस्पताल में अनन्या बेटी शगुन योजना के तहत बेटियों के जन्म पर माताओं को सम्मानित किया जाता है। हाल ही में प्रियंका धर्मपत्नी शुभम निवासी उत्तम नगर को अस्पताल में जब बेटी हुई तो उनके परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने अपनी बेटी को 4 सजी हुई गाड़ियों के काफिले में राजकुमारी की तरह घर ले जाने का निर्णय किया। परिवार के सदस्यों ने कहा कि वे बेटी के जन्म पर बहुत खुश हैं और उन्होंने बेटी को पूरे सम्मान के साथ घर ले जाने का फैसला किया है। डॉक्टर अनीता अंचल ने कहा कि हमें यह समझाने में सफलता मिली है कि बेटी होने पर मां को गर्भधारण से लेकर डिलीवरी तक उसी प्रक्रिया से गुजरना होता है जो बेटे होने पर होता है। इसीलिए बेटी होने पर उत्साह क्यों न मनाया जाए। डॉक्टर विनोद अंचल ने कहा कि अनन्या बेटी शगुन योजना के सार्थक परिणाम आ रहे हैं और यह स्वामी ज्ञानानंद महाराज की कृपा और माननीय सांसद, विधायक गण और अधिकारी गण के समर्थन के कारण संभव हो रहा है। समय समय पर उनका उत्साहवर्धन हमें इस काम को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। मेरा नाम प्रियंका है। सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ है और इसके पापा को तो बेबी गर्ल ही चाहिए थी और वही हो गई। हमें बहुत खुशी हुई कि बेबी गर्ल हुई है। हम गाड़ियाँ सजा के भी ले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं बाहर गाड़ियाँ सारी डेकोरेट हो रखी है। मैं हमारे हॉस्पिटल अंचल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और मैटरनिटी सेंटर के नाम से बहुत फेमस हॉस्पिटल है भिवानी में। जैसे कि आप सबको पता है, आज से नहीं, हम पिछले 9 सालों से अपनी बेटियों को इसी तरह से गाजे बाजे के साथ विदा करते हैं। और अभी पीछे DD1 न्यूज़ पे भी हमारी न्यूज़ को काफ़ी प्रोत्साहित किया गया था, हमारी चीज़ को बड़ा बढ़ावा दिया था। और देखिए, बेटियां तो होती रहती हैं हॉस्पिटल में बार बार, लेकिन कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो मिसाल कायम करके जाते हैं। उनमें से आज एक डिलीवरी हुई है हमारे पास, जिनके जो प्रियंका है, प्रियंका वाइफ ऑफ शुभम, हस्बैंड को आप बताएंगे जब हमने ये बताया कि बेटी हुई है, आप उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो इतना खुश था, बोले जी मैंने बहुत मन्नतों से बेटी मांगी है, पहली बेटी हुई है। बोले मेरे पास 4 गाड़ियां हैं डॉक्टर साहब और मैं चारों सजा के लेके आऊंगा। आप मेरी बेटी को ऐसी तरह से विदा करना जैसे आप हमेशा कहते हो कि हम यहाँ से बेटियों को राजकुमारियों की तरह विदा करते हैं। नहीं, आज बहुत अच्छा लग रहा है। जो हमने अनन्या बेटी शगुन योजना स्टार्ट की थी, जो हमारा उद्देश्य था, उसमें आज हम सफल हमें लग रहा है कि हम हो रहे हैं। क्योंकि जो बेटियां जो अब यहाँ हो रही है वो बड़े खुश हो रहे हैं और अपनी बेटियों को वो राजकुमारियों की तरह यहाँ से लेके जा रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य यही था कि लोग बेटा और बेटी में कोई डिफरेंस ना समझे, बेटी होने पर भी उतनी ही खुशी मनाए जितनी कि बेटे होने पर मनाई जाती है। तो यह समय समय पर पॉसिबल हो पाया कि जब यहाँ माननीय सांसद, माननीय MLA और हमारे स्वामी ज्ञानानंद जी की कृपा है, श्री कृष्ण कृपा है कि सभी लोग यहाँ पर आए, मंत्रीगण आए, सभी अधिकारीगण आए, जिनकी वजह से आज लोगों में यह भावना आई है। कृषि विज्ञान केंद्र में फसल अवशेष प्रबंधन के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर करिश्मा नंदा ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान रोजाना विषय विशेषज्ञों के द्वारा किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए विस्तृत जानकारी प्रदान की जा रही है। प्रशिक्षण के दौरान किसानों को पराली जलाने से कृषि में होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक किया जा रहा है। प्रशिक्षण के पहले दिन आसपास के गांवों के अनेक किसानों ने भाग लिया। कृषि विज्ञान केंद्र में 17 अक्टूबर तक अवशेष प्रबंधन विषय पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण विशेष रूप से गेहूं की बिजाई के समय पराली जलाने की समस्या को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया गया, जिसमें किसान इस समस्या से निजात पा सकें और इसके प्रति जागरूक बने। ट्रेनिंग में पराली जलाने से कृषि को होने वाले नुकसान, पराली से उपयोगी उत्पाद बनाने की जानकारी और फसल अवशेषों के वैकल्पिक उपयोग पर केंद्रित व्याख्यान शामिल रहे। वहीं इस प्रशिक्षण में बापोड़ा, खरक कला, गुस्कानी, तिगडाना, मुंडाल, ढांगर,
मीताथल, राजगढ़, बलियाली और कलिंगा गांवों से आए 25 किसान भाग ले रहे हैं। प्रशिक्षण के अंतर्गत किसानों को फसल अवशेषों को खेत में मिलाकर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना, कंपोस्ट बनाना, बायोगैस उत्पादन, बायोचार निर्माण, हैप्पी सीडर और सुपर सीडर जैसी आधुनिक मशीनों का उपयोग करने के लिए तकनीकी जानकारियां दी जा रही हैं। विभिन्न विशेषज्ञ किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के टिकाऊ और पर्यावरण हितैषी तरीकों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से 13 से 17 अक्टूबर तक फसल अवशेष प्रबंधन पर एक ट्रेनिंग कराई जा रही है। पिछले एक ट्रेनिंग हम करा चुके हैं पिछले मंथ, और ये ट्रेनिंग 5 दिन तक होने वाली है। इसमें विभिन्न तरह से कैसे कैसे आप फसल अवशेष का प्रबंधन कर सकते हैं वो सिखाया जाएगा। अलग अलग विभागों से हमने रिसोर्स पर्सन मंगवाए हुए हैं, जिनमें 5 दिन लेक्चर रहेंगे और 4 रिसोर्स पर्सन रहेंगे पर डे। इसमें 25 फार्मर्स हैं जो पार्टिसिपेंट्स हैं। उनको अलग अलग जैसे स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा और जो उनको ऑनरेरियम होता है वो भी प्रोवाइड करा जाएगा। इसके साथ साथ हम डेमोन्स्ट्रेशन के लिए सीड भी उनको प्रोवाइड करेंगे। तो एक प्रॉपर मेथड रहेगा जिससे हमें फीडबैक भी मिलेगा और फार्मर्स को ट्रेनिंग भी मिलेगी। जी, कि जैसे जो फसल अवशेष है उसको यूजुअली किसान क्या करता है, या तो बर्न कर देता है, उसका कोई मतलब खास फायदा नहीं उठा पाता है। लेकिन इस ट्रेनिंग में यही सिखाया जाएगा कि जो चीज़ जिसे आप फालतू समझते हैं, जिसे किसी काम की नहीं समझते, वो आपको एक तरह से इनकम जनरेट करने का साधन बन सकती है। इसमें हम अलग अलग तरीके से जैसे बायोचार भी बना सकते हैं, बायोगैस भी बना सकते हैं, और उसके डिफरेंट बायोडिकम्पोजल जो ये अटेंसिल्स होते हैं ये बनाना भी सिखा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो फसल अवशेष से बन सकती हैं, जिनसे फार्मर्स जो हैं वो अनभिज्ञ हैं। तो हमारी यही कोशिश है कि उनको नई नई जो तकनीक है उनसे उनको रूबरू करें। और अब चलते चलते ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियम विधेयक 2025 को लोकसभा में पारित कर, जिसमें ऑनलाइन सट्टेबाजी को दंडनीय अपराध बनाने का प्रावधान है, सरकार ने इस मामले में अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म को कानूनी ढांचे के अंतर्गत लाना तथा डिजिटल एप्स के माध्यम से जुआ खेलने पर दंडित करना है। इसके जरिए सट्टेबाजी प्लेटफॉर्मों से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले में वृद्धि को रोकने तथा ऑनलाइन सट्टेबाजी को बढ़ावा देने वाले मशहूर हस्तियों पर निगरानी को सख्त करने का भी उद्देश्य है। युवाओं को उन जोखिम भरे गेमिंग एप्स से बचाना आवश्यक है जो उन्हें आर्थिक संकट में धकेल देते हैं। सरकार का यह भी मानना है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी पर अंकुश लगाकर वित्तीय धोखाधड़ी और राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने जैसी गतिविधियों को भी रोका जा सकता है। गौरतलब है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी को हतोत्साहित करने के लिए ही अक्टूबर 2023 में ऑनलाइन गेमिंग फर्म्स पर 28% जीएसटी लागू किया गया था। दरअसल पिछले 2 साल से सरकार ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नियमों को लगातार सख्त कर रही है। इस पर 28% जीएसटी लागू करने के अलावा खिलाड़ियों की जीत पर वित्त वर्ष 2025 से 30% कर भी लगेगा। रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि केंद्र सरकार दीपावली के आसपास लागू होने वाली संशोधित कराधान व्यवस्था के तहत ऑनलाइन गेमिंग पर 40% जीएसटी लगाने की योजना बना रही है। विदेशी गेमिंग प्लेटफॉर्म भी कर के दायरे में आएंगे और प्रवर्तन एजेंसियों को अपंजीकृत या अवैध वेबसाइटों को ब्लॉक करने का अधिकार है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने टीवी चैनलों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि गेमिंग विज्ञापनों में वित्तीय जोखिमों और संभावित लत के बारे में चेतावनी देने वाले डिस्क्लेमर जरूर हों। इसका उद्देश्य इंटरनेट और ऑनलाइन गेमिंग को सुरक्षित, जवाबदेह और जिम्मेदार बनाना है। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने किया जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय का उद्घाटन। आईजी वाई पूर्ण कुमार के प्रकरण पर कार्यवाही न होने पर भड़की बसपा। नीमा ने सामाजिक संदेश के साथ मनाया भगवान धन्वंतरी दिवस। शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियां जरूरी, कहा सीटीएम अनिल कुमार। पूर्वोत्तर राज्यों के बच्चों के साथ मनाया दीपावली मिलन। भिवानी के रोहतक गेट पर डॉक्टर नवीन द्वारा समर्पण चैरिटेबल ब्लड सेंटर का शुभारंभ। दवा विक्रेता संघ की कार्यकारिणी का हुआ गठन।
बेटी के जन्म पर माता को किया जा रहा सम्मानित। फसल अवशेष प्रबंधन पर शुरू हुआ 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।